हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने स्वस्थ व्रत के चैप्टर आहार की, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है और चैप्टर भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट हाँ लेंदी तो ज़रूर है। तो मैं कोशिश करूँगी इस चैप्टर को इस वन शॉट में पूरा अच्छे से कराने की और समेटने की। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, बिकॉज़ ये शॉर्ट नोट्स तो हैं, है ना, लेकिन इतने भी शॉर्ट नहीं है, लेकिन उतने ज़्यादा डिटेल में भी नहीं। तो अगर आप चाहो तो एक बार मॉडर्न पार्ट बुक से ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसमें मॉडर्न पार्ट ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आहार। शरीर की उत्पत्ति, पोषण, स्थिति और संवर्धन आहार के अधीन है। यानी आहार क्या क्या करता है, क्या सिग्निफिकेंस है आहार का। तो शरीर की उत्पत्ति, पोषण, स्थिति और संवर्धन यानी जो बढ़ाता है, ये सब कौन करता है, आहार के अधीन है, यानी आहार डिपेंडेंट है। इसी प्रकार समस्त रोगों की उत्पत्ति भी अहितकर या विषमासन से होती है। यानी जब हम विषमासन या अहितकर आहार बढ़ रहे हैं तो आहार का सेवन करते हैं, तो उससे भी बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। हितकर सम्यक आहार का सेवन करने से शरीर निरोग और स्वस्थ बना रहता है। यानी जब आप हितकर यानी कि अच्छे आहार का सेवन करते हो तो शरीर स्वस्थ रहता है और कोई रोग नहीं होता। आयुर्वेद के त्रयोपस्तंभ आपको पता है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्या में प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, यानी आहार 3 पिलर्स ऑफ लाइफ में से एक है। तो आहार कितना ज़रूरी हमारे शरीर के लिए है, तो वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि आहार महाभेषजम, यानी आचार्य चरक क्या कह रहे हैं कि आहार महाभेषजम है, यानी आहार ही श्रेष्ठ औषधि है। और ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। जब आप हितकर या पथ्य आहार विहार का सेवन करते हो तो रोग आपके शरीर में नहीं होते हैं, लेकिन जब आप अपथ्य आहार विहार का या अहित आहार विहार का सेवन करते हो तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। सम्यक आहार से रस, रक्त आदि सप्त धातु का पोषण होता है, ओज की वृद्धि होती है, शरीर में अग्नि दीप्त रहती है तथा बल, वर्ण एवं आयु की प्राप्ति होती है। ये चीज़ मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस एक शब्द में, एक लाइन में अगर आप लिखना चाहो तो वो ये होता है कि सारे धातुओं की वृद्धि करता है, ओज की वृद्धि करता है, शरीर में अग्नि को दीप्त रखता है, बल, वर्ण और आयु की प्राप्ति होती है, यानी आयु दीर्घ होती है। कॉन्टेम्पोरेरी साइंटिफिक व्यू ये तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। एसेंशियल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिक एंड इम्यून रेगुलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो हमने पढ़ा जठराग्नि, तो यहाँ पे गट हमारी सही रहती है, तो सॉरी हाँ, तो गट से रिलेटेड भी और जेनेटिक्स भी सही होता है, जीन एक्सप्रेशन एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारी चीज़ें। फिर सेकंड हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आहार द्रव्य। आहार द्रव्य का क्लासिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। आयुर्वेदिक वर्गीकरण क्या हो जाएगा, उत्पत्ति भेद से स्थावर और जांगम जैसे कि धान्य, शाक, फल आदि, और जांगम हो जाएगा दुग्ध, मांस, घृत, मधु आदि। ठीक है, इजी था। प्रकृति या प्रभाव भेद से हितकर और अहितकर, जो धातु साथ में है, स्वस्थ की रक्षा करे, वो हितकर है। अपथ्य क्या हो जाएगा, अहितकर क्या हो जाएगा, जो दोष को वैषम्य करे और रोग को उत्पन्न करे। थर्ड आता है उपयोग भेद से, यानी भक्षण भेद से, कि मोड ऑफ कंजप्शन क्या है उसका। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, पेय, लेह, भक्ष्य और चौष्य। तो पेय होता है जिसे पिया जाता है, जैसे जल है, मंड है, पेय है, जूस है, ठीक है। लेह क्या है, जिसे चाट के खाया जाता है, जैसे अवले है, च्यवनप्राश है, और प्राश जैसे हम स्वरप्राशन बच्चों में पीडियाट्रिक्स में पढ़ते हैं, वो बात है। भक्ष्य खाद्य का मतलब है च्यूएबल, जो हम चबा के खाते हैं, लाइक मोदक, भक्ष्य, धान्य, जो हम खाना मोस्टली चबा के खाते हैं। चौष्य मतलब जिसे चूसा जाता है, जैसे गन्ना, रसाला, इन सबको। रस भेद से होते हैं 6, मधुर, अम्ल, लवण और कटु, तिक्त, कषाय। भौतिक अवस्था के आधार पर इन्होंने क्या कहा है वो हम देखेंगे, 12 वर्ग इन्होंने बताए हैं। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ भी चुका है अदर यूनिवर्सिटीज़ में, और आने के भी चांसेस रहेंगे, तो ये मैं आपको अभी बताऊंगी जब वो नीचे आएगा।
अब मॉडर्न साइंस क्या कहती है वो पढ़ लेते हैं। बाय केमिकल या कंपोजिशन न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड बाय फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है उसका। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी न्यूट्रिशन वैल्यू जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत बॉडी में होती है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, राइट। विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के। एंड मिनरल्स क्या होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, जिंक, ठीक है, बाकी और भी। बाय फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या हो जाएगा, एनर्जी यील्डिंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोडक्टिव। ये एक बार पढ़ लेना कि एनर्जी के लिए आपको किस किस की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स की। बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन की, ये तो बताने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड, ये क्या करते हैं, देखो प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड मतलब ये रेगुलेट करते हैं आपकी बॉडी सही से काम करे, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है उन डेफिशिएंसीज से, लाइक विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी। विटामिन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, तो ये कैसा काम करती है, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड होता है ये। एग्जाम्पल आप देख लेंगे कि इसमें क्या हो जाएगा, सीरियल्स, ऑयल्स, शुगर्स, पल्सेस, मीट, अंडा तो आप खाते ही हो बहुत ज़्यादा फिर कि बॉडी बनानी है। एंड विटामिन मिनरल, फ्रूट, लीफ वेजिटेबल्स एंड नट्स, नट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। डाइटरी रूल्स, टाइमिंग एंड पैटर्न क्या होता है, यानी आहार विधि, विधान एंड अशन प्रविचारणा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मैं इस पे इंपॉर्टेंट लिखूंगी क्योंकि इससे हर साल इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, हर साल इम्पॉर्टेंट है, PYQ है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। उष्णम स्निग्धम मात्रवत जीर्णम वीर्य विरुद्धम इष्ट देशे सर्व उपकरणम न अति द्रुतम न अति विलंबितम अहसनम आत्ममनम। इस तरह से आप ये 10 नाम याद कर सकते हो। अब क्या है देखते हैं वापस से डिटेल में। ऑल्दो ये बहुत सारे मतलब आप उसे चरक में पढ़ते हो, अगत तंत्र में भी है और फिर अब यहाँ भी आ गया, तो इतनी बार ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो पेपर में भी ये आता ही है, चाहे वो चरक में आए, अगध में आए, विरुद्ध आहार जैसे है, ये सब जगह रिपीट है। तो ये टॉपिक्स जो रिपीटेड हैं, 3-4 ऐसे टॉपिक्स हैं वो सब में रिपीटेड हैं आहार से रिलेटेड, तो उनसे क्वेश्चन आता है, चाहे वो अगध में पूछा जाए या संहिता में या फिर स्वस्थ व्रत में। तो सबसे पहला आता है उष्णम, यानी उष्ण खाना खाना चाहिए, आहार उष्ण होना चाहिए, जठराग्नि को, अब क्यों होना चाहिए, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, इंपॉर्टेंट रहेगा कि वात का अनुलोमन करता है तथा कफ का शमन करता है। जो इंग्लिश वाला है वो तो आप पढ़ लेंगे। स्निग्ध का क्या काम होता है, आहार में स्नेह अंश जैसे घृत और तेल होना चाहिए, क्यों, ये शरीर की अग्नि को बढ़ाता है, क्लेदन करता है और शरीर को सुदृढ़ बनाता है। ऑल्सो वात का अनुलोमन भी ये करता है, इसलिए मैंने इसे प्लस लिख दिया कि वात का अनुलोमन भी करता है। मात्रावत का बात कर रहे हैं कि आहार मात्रा पूर्वक होना चाहिए। आमाशय के 3 भाग त्रिविध कुक्ष अध्याय में जब पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाया है आपको, तो वहाँ पर 3 उसके भाग कर लेने चाहिए आमाशय के। तो एक तो सॉलिड के लिए, एक द्रव के लिए, लिक्विड के लिए और एक वायु के लिए यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए। फिर जीर्ण की बात कर रहे हैं कि जब पूर्व आहार आपका जीर्ण हो जाए तभी आपको नया भोजन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आम की उत्पत्ति आपको ग्रहणी रोग, ग्रहणी दोष यानी ड्यूडेनम के जो डिसीज़ है वो हो सकता है। वीर्य विरुद्धम में क्या बात कर रहे हैं कि अलग अलग, जैसे उष्ण के साथ शीत खाना खा लेना, जैसे इन्होंने कहा है कि दूध के साथ मत्स्य ना लें, ये क्या है, विरुद्ध आहार है। इष्ट देशे इष्ट सर्व उपकरणम, यानी मन, इष्ट का मतलब होता है प्यारा, तो आपका जो प्यारा देश है यानी स्थान है, और इष्ट सर्व उपकरण यानी जो भी सारी चीज़ें हैं वो कैसी होनी चाहिए, इष्ट होनी चाहिए, यानी जो आपको पसंद हो। तो मन के अनुकूल स्वच्छ स्थान और स्वच्छ पात्रों में बैठकर प्रसन्नचित होकर भोजन करना चाहिए। इससे ये ऐसा इफेक्ट है जो हमें दिखता नहीं है। वीर्य विरुद्धम वाला भी दिख जाएगा, ये वाला भी आपको दिख जाएगा, ये सब आपको दिख जाएगा, बट ये वाला जो फैक्टर है इष्ट देशे और इष्ट सर्व उपकरण, ये आपको दिखेगा तो नहीं कि इसका काम क्या हो रहा है, बट ये आपको इंटरनली जो खुशी देता है ये वो होता है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, जो मुझे एक कप फेवरेट है और जो पर्टिकुलर जगह मुझे पसंद है कि वहाँ बैठ के मुझे चाय पीना पसंद है, अगर मैं उस कप में और उस जगह पे बैठ के वो चाय ना पीऊँ तो मुझे संतुष्टि नहीं होती है कि मैंने चाय पी है। तो ऐसा होता है एंड ये आपके लिए ही अच्छा होता है, इससे आपको
जो पीस मिलता है ना माइंड का, वो इसी से हो सकता है, वरना आप हमेशा आपको लगेगा ही नहीं कि आपने चाय पी है या कुछ खाया है। ना अति द्रुतम यानी बहुत ज़्यादा शीघ्रता से भोजन ना करें। अति द्रुत भोजन करने से आहार गलत मार्ग में यानी श्वास मार्ग में जा सकता है और अगति हो सकती है। ना अति विलंबितम, अब आप जल्दी जल्दी भी ना खाओ और स्लो स्लो भी ना खाओ। स्लो स्लो खाओगे तो इससे क्या होगा, भोजन एक तो ठंडा हो जाता है, अतृप्ति होती है यानी आप तृप्त नहीं होते, और पाचन विषम हो जाता है, पेट को पता ही नहीं चलता कि कब सिक्रीट करना है, कब गैस्ट्रिक जूस नहीं सिक्रीट करना है। ठीक है। आहसन आजलपन यानी आपको हंसना नहीं है और बोलना नहीं है। ठीक है, हंसते हुए बोलते हुए खाना नहीं खाना है, सिर्फ अपना मन को एक जगह खाने में लगाकर खाने का स्वाद और गुण का अनुभव करते हुए भोजन करना चाहिए। आत्म मन यानी अपने प्रकृति, देश, काल, बल, सात्म्य का विचार करके ही आहार ग्रहण करे। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई डायबिटिक वाला पर्सन है, वो अपनी प्रकृति देखे, देश, काल, बल, सात्म्यता देखे, उसके लिए वो सात्म्य नहीं होगा। अगर उसके सामने रसगुल्ले रखे हैं, जिसको प्रमेय है, उसे रसगुल्ले उसके लिए सात्म्य नहीं है, तो वो उसे नहीं खाने चाहिए। बाकी जो बिल्कुल पतला दुबला है, जिसमें वात का प्रकोप है, वो बिल्कुल मधुर स्निग्ध आहार का सेवन कर सकता है, तो उसके लिए रसगुल्ले क्या है, सात्म्य है। फिर आता है आहार सेवन काल, भोजन का उचित समय क्या होता है, तो ये याद करना भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। एक्चुअली ये चैप्टर में जो आयुर्वेदिक पार्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हर एक चीज़। तो आहार उद्गार शुद्धि, तो जब आपने जो पहले खाना खाया था, जब आपको उद्गार आ जाए, तो दैट इज़ नोन एज कि आपका भोजन पच गया, अब आप दूसरा भोजन ग्रहण कर सकते हो। उत्साह और लघुता, आपके शरीर में उत्साह हो, ठीक है, आपको एनर्जी मिल जाए और शरीर में लघुता आ जाए, तो आप दूसरा आहार कर सकते हो। यथोचित तृष्णा और क्षुधा, आपको क्या लगने लगे, तीव्र भूख और प्यास की अनुभूति होने लगे, इसका मतलब है जो आपका पहला खाना था वो पच गया है। मल मूत्र समीर, समीर इज द पर्याय ऑफ वायु, तो मल मूत्र और वायु का उत्सर्ग यानी निसरण हो चुका हो, वो शरीर से निकल चुके हो। विशुद्ध श्रोत, श्रोतस अवरोध ना होकर बिल्कुल शुद्ध रहे, अवरोध रहित रहे। तो इस तरह के ये 5 फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं, जो कि हमें बताते हैं कि अब आप अगला आहार ले सकते हो अगर आप में 5 लक्षण हैं तो। द्वादश अशन प्रविचारणा की बात करते हैं, हर चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी इस चैप्टर में, तो मैं इसे भी इंपॉर्टेंट लिख दूंगी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन नॉट सो इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट तो रहेगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए सारे ही टॉपिक अच्छे से कर लेना। शीत अशन मतलब, देखो शीत का मतलब है कि देखो अन्न प्रविचारणा मतलब ये क्या है, ये कह रहे हैं कि आप अपनी युक्ति लगाओ कि इसको ये वाला अन्न प्रविचारणा, ये वाला अन्न इस प्रविचारणा में देना चाहिए, अभी बताऊंगी। यानी ये कह रहे हैं शीत अशन यानी शीत किसको हमें देना चाहिए, हम बुद्धि लगाएंगे कि अच्छा शीत किसको देना चाहिए, जिसमें दाह हो, तृष्णा हो, उष्णता हो या पित्त प्रकोप हो, उसमें ठंडा भोजन देना चाहिए। समझ आया। उष्ण अशन यानी उष्ण, अब हम सोचेंगे उष्ण किस में देना चाहिए, तो कफवात विकार में, मंदाग्नि में, शीतकाल में उष्ण भोजन करना चाहिए। स्निग्ध अशन किस में, जिसमें रुक्ष शरीर हो, वात विकार हो, तीक्ष्ण अग्नि में घृत तेल युक्त भोजन देना चाहिए। रुक्ष अशन किस में देना चाहिए, मेदोवृद्धि में, जिसमें मेद बहुत ज़्यादा है, जिसमें अति स्निग्धता है, और कफज विकारों में रुक्ष भोजन देना चाहिए। द्रव अशन की बात करें तो ये लिक्विड डाइट किसको देनी चाहिए, दुर्बल है, शुष्क रोगियों में द्रवयुक्त आहार देना चाहिए। शुष्क अशन किस में देना चाहिए, जिनमें अतिस्राव युक्त विकार हो रहा है। एक कालिक अशन किस में देना चाहिए, यानी सिर्फ एक बार खाना देना चाहिए, जो मंद आग्नि से पीड़ित है और जिन्हें शमन हमें कराना है, ठीक है, जिनका शमन हम चाहते हैं कि दोषों का शमन हो। 2 कालिक 2 बार दिन में अन्न किसे देना चाहिए, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उन्हें दिन में 2 बार अन्न खाना चाहिए। औषध युक्त अशन किसे देना चाहिए कि औषध सिद्ध अन्न औषध के साथ मिलाकर उन्हें दे दो। फिर मात्राहीन या अल्प अशन किसको करना चाहिए, जिनमें अजीर्ण हो। देखो अजीर्ण में या तो बिल्कुल मत ही खाओ या फिर कम खाना खाओ, लघु आहार का सेवन करो कम मात्रा में, और लघु आहार अजीर्ण में, अग्निमान में और शोधन के पश्चात, राइट। मात्रा अधिक किस में करना चाहिए, जिसमें अति दीप्त अग्नि हो, भस्मक अग्नि, ठीक है, याद रख लेंगे, और जो बहुत ज़्यादा श्रम करने वाले, जो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं। ऋतु और काल के अनुकूल अशन, देश काल ऋतु के अनुसार परिवर्तित आहार, अपना देश और काल के हिसाब से अशन करना चाहिए। अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ पथ्य अपथ्य, समशन, अध्यशन और विषमासन।
तो ये क्या होता है कि पथ्य आहार, जो आहार शरीर के स्रोतस के अनुकूल हो, मन के प्रिय हो, धातु साम्य को उत्पन्न करे, वो पथ्य होता है। लाइक षष्टिक चावल, शाली चावल, गोधूम, मूंग दाल, सेंधव लवण, गोघृत और आकाश का जो जल होता है। अपथ्य आहार क्या हो जाएगा? जो आहार स्रोतस में रुकावट या विबंध पैदा करे, मन के प्रतिकूल हो और दोषों को बढ़ाए, वो अपथ्य हो जाएगा। एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स याद करना इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे MCQ भी आ सकता है और SAQ भी आ सकता है। तो समशन क्या होता है कि पथ्य आहार और सम मतलब दोनों को आप मिला के खा रहे हो, जैसे पथ्य और अपथ्य को एक साथ मिलाकर खाना, ये विषाक्त प्रभाव, इसका इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है कि ये विषाक्त प्रभाव होता है और अग्नि को दूषित करता है। लाइक एग्जाम्पल इसमें आप उसी का दे सकते हो, जैसे दूध और मछली को, एक तो नहीं, दूध और मछली तो दोनों पथ्य हैं, वो तो विरुद्ध हो जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक आप पथ्य का सेवन कर रहे हो, एक अपथ्य अहितकर का सेवन कर रहे हो। हाँ, तो इसमें आप इस तरह से कर सकते हो कि आपको जैसे प्रमेय है, आपके लिए पथ्य क्या हो जाएगा, हरी सब्जियां आपके लिए पथ्य होंगी, ठीक है। फिर उसके साथ आप रसगुल्ले भी खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों पथ्य, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक पथ्य है एक अपथ्य है, और उन दोनों को मिला के खाओगे तो इसका प्रभाव कैसा हो जाएगा, विषाक्त प्रभाव हो जाएगा और अग्निदुष्टि तो उत्पन्न करेगा ही। अग्निदुष्टि तो उत्पन्न होगी ही ना जब आप उल्टा खाना खाओगे। अध्यशन की बात करते हैं तो पूर्व में अधि, देखो इसमें संधि है, अधि अशन, ठीक है, जब भी तो यह आया है ई की मात्रा से, अब मैं संधियाँ थोड़ी बताऊंगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, अधि अशन यानी अधिक अशन, यानी पूर्व में किया गया भोजन अभी पचा ना हो और उसके ऊपर पुनः आपने अधिक भोजन कर लिया जिसकी ज़रूरत थी ही नहीं, तो इससे क्या होगा, आमदोष होगा और गंभीर व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, जब ये बात आ ही गई है अधिक भोजन वाली, तो आप एक बात नोट कर लेना कि कोई भी बीमारी, देखो आपके पास दो स्टेट हो सकते हैं, एक स्टेट ये, एक स्टेट ये। वन स्टेट में आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, एक स्टेट ये है कि आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया। तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब आपने एक दिन में ही इतना सारा खाना खा लिया, इससे बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जो आपने 2 दिन खाना नहीं खाया है उसके बीमार होने के चांसेस बहुत 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 कम है। क्यों? क्योंकि अध्यशन से जो बीमारी होती है ना, वो उतनी ना खाने से नहीं होती। आपने नहीं खाया 2 दिन खाना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपका जो कार्बोहाइड्रेट की जगह आपका फैट थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप अगले दिन खाना खाओगे तो वो सब रिकवर हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे जो आपने एक दिन में सारे धातुओं का और अग्नि की ऐसी की तैसी हुई है, वो आप सही नहीं कर सकते, क्योंकि जो अध्यशन करता है वो सही से खाना कभी खा ही नहीं सकता, उसे तो खाना ज़्यादा ही चाहिए होगा। तो ऐसे आदमी ही, ऐसी औरतें भी, आदमी को क्यों दोष देना, तो ऐसे बच्चे भी, ठीक है, वो किस किस चीज़ का शिकार होते हैं, ओबेसिटी का, फिर प्रमेय का, फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का। तो मैं प्रीफर करती हूँ कि भूखा इंसान रह ले लेकिन ज़्यादा ना खाए, और हम सबको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मैं भी नहीं करती, तो हम सबको फॉलो इस चीज़ को करना चाहिए कि ज़्यादा खाने से बचना चाहिए। चाहे आप भूखे रह लो, वो आपके सेहत के लिए बेटर है, उससे तो बेटर है कि आप ज़्यादा खाना खाओ, ठीक है। विषम आसन की अब हम बात करते हैं बिना किसी निश्चित समय के। विषम का मतलब क्या होता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो बिना किसी निश्चित समय के आप क्या कर रहे हो, कभी अधिक मात्रा में खा रहे हो, कभी बहुत कम खा रहे हो, कभी रात को सोते हुए खाना खा रहे हो, कभी दिन में खाना खा रहे हो, तो कभी भी कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज विषम। ये क्या करता है, वात को कुपित करता है और गृहिणी रोग का मुख्य कारण है। इसमें याद रहेगा कि विषम आसन क्या करता है, गृहिणी रोग का मुख्य कारण होता है और वात को कुपित करता है। देखो विषम इज रिलेटेड टू वात, क्या ये आपको नहीं पता है? बिल्कुल पता होगा और पता होना चाहिए। विषम इज एवरी टाइम या मोस्टली रिलेटेड टू वात। वात के काम होते हैं, कभी उल्टा काम करेगा तो कभी सीधा करेगा। थर्ड आता है डिसीज इटियोलॉजी, फास्टिंग एंड टेस्ट फिजियोलॉजी। इसमें संतर्पण एंड अपतर्पण जन्य व्याधि की सबसे पहले मैं बात करूंगी, और इससे MCQ भी आ सकता है और SAQ भी आ सकता है। SAQ, PYQ नहीं, ठीक है। इससे MCQ भी आ सकता है और
SAQ भी आ सकता है, संतर्पणजन्य व्याधि और अपतर्पणजन्य व्याधि। संतर्पणजन्य व्याधि का हेतु क्या हो जाएगा? जो अति स्निग्ध, मधुर, गुरु, शीतल आहार का अधिक सेवन करते हैं, दिवा स्वप्न करते हैं और शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। इसमें क्या क्या व्याधियाँ आती हैं? मेदोवृद्धि, स्थौल्य, प्रमेय, धमनी एथेरोस्क्लेरोसिस, उरु स्तंभ, कुष्ठ, कंडू, आमदोष। इंग्लिश में क्या आ जाएगा? ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज इसमें आता है। मैं आपको एक बात यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये वाला जो है ना, इसमें तो बहुत कम लिखे हैं, एक बार बुक से भी देख लेना, एक बार बुक से ज़रूर देख लेना कि फ्रॉम बुक, ठीक है, पढ़ लेना, जस्ट रीड, मैं लिख दूँ जस्ट रीड, है ना, एक बार जस्ट बुक से पढ़ लेना कि और कौन कौन सी वो व्याधियाँ हैं जो संतर्पणजन्य हैं और अपतर्पणजन्य हैं। बुक से ज़रूर एक बार पढ़ लेना, MCQ में आ जाएगा। अपतर्पणजन्य जिसमें आपको सही से भोजन नहीं मिलता है ना, अंडर न्यूट्रिशन वाले, अति रूक्ष, अल्प, कटु, तिक्त कषाय का जो सेवन करते हैं, उपवास करते हैं, अति व्यायाम, अति मैथुन और जो चिंता करते हैं, ठीक है, जो चिंता करते हैं वो क्या हो जाते हैं? उनका क्षय ही होने लगता है धातुओं का। तो इसलिए यार बच्चों ज़्यादा टेंशन नहीं लिया करो, है ना, टेंशन लेने का नहीं। कार्शय यानी आपको आप पतले दुबले, शोष हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, वात व्याधि हो जाएगा, अनिद्रा। देखो अब इम्पोर्टेंट क्या है आपको पता ही होगा। अनिद्रा क्यों होता है बताओ मुझे, सोच के बताओ, सोचा? कमेंट करोगे क्या या मैं बताऊं? जल्दी कमेंट करो फिर मैं बताऊंगी। देखो अनिद्रा इसलिए होता है जब ये अपतर्पणजन्य व्याधियाँ होती हैं तो आपके जो शरीर में जो धातु हैं उसमें क्या आएगी? धातु शिथिल होंगी, रूक्षता आएगी, धातुओं का क्षय होगा, और जहाँ भी क्षय होता है वहाँ वात का प्रकोप होता है, और जब वात का प्रकोप होता है प्यारे बच्चों तो अनिद्रा होती है, ठीक है। स्वर भेद, भ्रम, बलभ्रंश और अनपत्यता। अब इसमें क्या हो जाएगा? पैन, मैरास्मस, क्वाशियोकर, न्यूट्रिशन एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये सब आपको पता है, बुक से एक बार पढ़ लेना। उपवास क्या होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसका चलन आजकल बहुत ज़्यादा है। आयुर्वेद में उपवास को लंघन उपक्रम के अंतर्गत रखा गया है और ये अग्नि को प्रदीप्त करता है, संचित आम का पाचन करता है और श्रोतस का शोधन करता है। याद हो जाएगा क्या करता है जो फास्ट करते हैं, उनके शरीर में क्या होता है? अग्निदीप्त होती है, जो संचित आम है वो पाचन उसका हो जाता है एंड श्रोतस का शोधन हो जाता है। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि 16 और 8 यानी आप 16 घंटे भूखे रहोगे और 8 खाना खाओगे। 5 to ट्रिगर सीवियर सिंड्रोम मैकेनिज्म पैरेलल टू क्लासिकल लंघन आउट ऑफ फेज ही आत्मभक्षण फास्टिंग डिग्रेड डैमेज। आप ये पढ़ लेना। बेनिफिट्स ऑफ षड रस भोजन। अब जैसे कहते हैं ना, प्रवर साथ में, अवर साथ में, मध्यम साथ में, ऑन द बेसिस ऑफ रस के बेसिस पे भी हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 6 रस हैं और इन सबको हमें सेवन करना चाहिए। एक एक रस का अपना अलग अलग काम है। वो क्या काम है चलिए देखते हैं। द्रव्य गुण में तो आप इसे पूरा अच्छे तरीके से पढ़ते हो। मधुर में पृथ्वी जल होता है, ये नहीं बताऊंगी। ये किसका शमन करता है ये भी पूरी टेबल आपको पता ही होगा। कार्य क्या करता है वो मैं बता रही हूँ। मधुर क्या करता है? धातुवर्धक है, जीवनीय है, बलीय है, वर्णीय है और प्रीणन है, ठीक है। अम्ल क्या करता है? अग्निदीपन करता है, पाचन, अनुलोमन और हृदय के लिए हितकर है। ये चीज़ याद करना इंपॉर्टेंट रहेगा। लवण क्या करता है? पाचन, क्लेदन करता है, रोचन स्नेहन करता है। कटु क्या करता है? दीपन, पाचन, कंडुग्न है, याद कर लेना। मार्ग विशोधन यानी श्रोतस को खोल देता है। तिक्त क्या करता है? रोचन, विषग्न है, याद कर लेना। कृमिग्न है, याद कर लेना। और ज्वरग्न भी है। कषाय क्या करता है? संशोधन, रोपण, स्तंभन, संशोधन, रोपण, त्वक प्रसादन, ये सब काम करता है। तो याद आपको हो जाएगा ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अश्विद आहार विधि विशेष आयतन की, जो कि इम्पोर्टेंट है, PYQ है, हर एग्ज़ाम में, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट है, PYQ है और आएगा ही आएगा। लॉन्ग में, शॉर्ट में, वो उसकी मर्जी है, लेकिन वो आएगा। चलिए सबसे पहले अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, प्रकृतिकरण, संयोग, राशि क्या क्या होते हैं देखते हैं। प्रकृति आहार द्रव्य का स्वभाव गुरु या लघु, जो कि अब वो प्रकृति में स्वभाव, जो जिसका स्वभाव है,
ठीक है। तो जैसे मुदक दाल लघु होती है, उड़द गुरु होती है, तो ये इसका स्वभाव है। तो मुदक क्या है, वो लघु है, उड़द क्या है, गुरु है स्वभाव से। करण का मतलब होता है जो प्रोसेसिंग यानी संस्कार है। संस्कारों ही नाम विशेष गुण अंतर आधानम, ये श्लोक लिख के आ सकते हो। प्रेस यानी आप प्रस्कर द्वारा द्रव्य के गुणों में रूपांतर करना, जैसे जल, अग्नि संयोग, भर्जन, ये सब आपके बुक में दे रखे हैं। जैसे अग्नि के संयोग से जब आप चावल को पकाते हो तो वो लघु हो जाता है, ठीक है। भर्जन करने पे बहुत सारी चीज़ें अपना जो स्वभाव है वो त्याग करके कुछ और बन जाती हैं, ठीक है। तो संस्कार होता है वो जब उसका रूप में चेंज हो जाता है। ऐसे क्या होता है, हाँ, भर्जन में आप वो लिख सकते हो ना कि चावल जो होता है वो गुरु होता है। जब वो उसे परवल हम बनाते हैं, परमल या परवल जो भी बोला जाता है, मुरमुरे, तो वो लघु स्वभाव का हो जाता है। तो दैट इज संस्कार। संयोग की बात करें तो दो या दो से अधिक, संस्कारों ही नाम विशेष गुण अंतराधानम। संयोग की बात करते हैं तो जहाँ दो या दो से अधिक द्रव्य का आपस में मिलना, लाइक शहद और घृत सब मात्रा में क्या हो जाते हैं, विषैले बन जाते हैं। तो ये किसका प्रभाव है, संयोग का। संयोग में कहने का मतलब होता है कि जो उसके पहले द्रव्य में नहीं था लेकिन वो बाद में उत्पन्न हो रहा है, दैट इज वो संयोग की वजह से कुछ तो ऐसा उसमें अनोखा हुआ है। राशि मतलब परिमाण, उसकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है। तो सर्वग्रह कुल आहार की मात्रा, परिग्रह प्रत्येक घटक की मात्रा इसमें होती है। देश की बात करते हैं तो देश 3 होते हैं, जांगल, आनूप और साधारण। 2 होते हैं, देह देश और भूमि देश। तो द्रव्य की उत्पत्ति, भूमि और उपभोक्ता, क्योंकि यहाँ पे हम खाने की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम सिर्फ भूमि देश की बात करेंगे, देह की नहीं। जांगल, आनूप और साधारण हो जाएगा। काल, नित्यक और आवस्थिक। नित्यक ऋतु के अनुसार और आवस्थिक मतलब रोगी की अवस्था के अनुसार। उपयोग संस्था, रूल ऑफ यूज, भोजन संबंधी नियम, लाइक जो हमने पढ़ा 10। आहार विधि विधान, ठीक है। उपयोक्ता क्या होता है, भोजन करने वाला स्वयं, जिसके साथ में ओज, अग्नि का विचार किया जाता है। ये वही प्रमेय वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हो कि प्रमेय वाले के सामने रसगुल्ले हैं तो वो उसके लिए आसात में, वो उसे यूज नहीं कर सकता, ठीक है, वो उसे कंज्यूम नहीं कर सकता। नित्य सेवन द्रव्य कौन कौन से होते हैं वो याद करना इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे क्यों में आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि षष्टिक चावल, 60 दिन में पकने वाला चावल क्या होता है, सुपच्च और बल्ले होता है। मूंग दाल कफ पित्त शामक है, लघु है और सर्वोत्तम धान्य है, शिंबी धान्य है। सैंधव लवण क्या होता है, त्रिदोष चक्षुष है, यानी जो बाकी और लवण होते हैं वो सब चक्षु का नाश करते हैं, ये चक्षुष है। आम्ल की रसायन त्रिदोषर और विटामिन सी वाला होता है, एंटी एजिंग है, रसायन है। ये अब क्या होता है, रूक्ष है, याद करेंगे। लघु है, कफ मेद का नाश करता है, प्रचुर मात्रा में इसमें फाइबर्स होते हैं। अंतरिक्ष का जल, जैसे मैंने आकाश जल आपको बताया था, तो ये वही पानी है, त्रिदोष का शमन करता है, स्वच्छ है और ये रसायन इसका प्रभाव होता है। गो क्षीर यानी काउ मिल्क, जीवनीय रसायन, आपको जो दूध के भी फायदे पता है वो सब ओह माय गॉड। बैलेंस डाइट, ये मैंने आपको पूरा बताया था कि बैलेंस डाइट दूध क्यों है। हाँ, जब मैंने आपको पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क अलग से बताया था उसमें मैंने आपको बताया था इट्स अ कंप्लीट फूड, ठीक है। तो आप पास्चराइजेशन आप मेरा वहाँ से देख लेना, इस चैप्टर में ही पास्चराइजेशन है लेकिन मैंने उसमें बहुत डिटेल में बताया था, तो आप वहाँ से देख सकते हो। मैं लिंक नीचे कमेंट में डाल दूँगी, ठीक है। गोघृत की बात करते हैं तो धी धृति स्मृति का वर्धन करता है, अग्नि का वर्धन करता है, ओज का वर्धन करता है। जांगल मास क्या करता है, सुपच्च है, बल्य है और धातु वर्धन होता है, प्रोटीन आपको देता है। मधु छेदन, मधु का याद कर लेना, छेदन है, कफग्न है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योगवाही है, ठीक है। याद हो गया, ये याद कर लेना कि क्या क्या वो पथ्य आहार विहार है जो हम नित्य खाते हैं, खाने चाहिए। प्रॉपर्टीज़ एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू, ठीक है। अब इसमें जो वर्ग बनाए हैं, ठीक है, अब हम ये देखेंगे, मॉडर्न नहीं देखेंगे, ये दोनों देखेंगे। चलिए सबसे पहले आता है शुग धान्य, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, सीरियल्स एंड मिलेट्स। रक्तशाली या गोधूम मधुर रस वाले होते हैं, ये शीतवीर्य गुरु होते हैं और वात पित्त घन होते हैं, ब्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे कोदरा, प्रेअंगू, ये होते हैं मिलेट्स। ये क्या होते हैं, लघु रूक्ष और मेदोहर होते हैं, समझ आया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रक्तशाली और यह गोधूम। नहीं समझ आ रहा, बुक से और ज़्यादा एग्जाम्पल मिल जाएंगे क्योंकि ये तो कंसाइज्ड है तो इसमें थोड़ा कम नाम लिखा है।
शमी धान्य की बात करते हैं। शमी का मतलब होता है पल्सेस, तो इसमें मूंग दाल, माश, चना यानी चना, मसूर की दाल, ये क्या होता है कषाय मधुर रस वाले। शीतवीर्य ग्राही होते हैं, याद रखेंगे ग्राही होते हैं ये। बट इसमें क्या है, उड़द जो है वो गुरु है और वातग्न है। माश इज उड़द। शाक एवं हरित वर्ग। शाक क्या होता है, जो शाक क्या होता है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे पालक, पटोल, कारवेलक और क्या हो जाएगा सरसों, ठीक है, वो सारे चने का साग, सरसों का साग, पालक, मेथी और ये सारी जितनी भी चीज़ें आप खाते हो। तो ये क्या है, तिक्त कटु रस होता है, आपको पता है। लघु रूक्ष है, भेदक है और पित्त कफ हर है। कंद क्या होगा, आलू, अदरक लहसुन याद कर लेना है इसमें। और ये क्या होगा, स्निग्ध होगा, कफवर्धक है, वातवर्धक, वात शामक, डिपेंड्स। अदरक लहसुन और दीपन पाचन, ये तो आपको पता ही है ये क्या करते हैं दीपन पाचन के लिए। अदरक तो शुंठी तो फेमस है ही पंचकोल में, पिपली मूल चव्य चित्रक और शुंठी कितनी ज़्यादा फेमस है, तो अदरक भी उसी का, तो वही तो है अदरक भी। चलिए फल वर्ग की बात करते हैं तो आंवले की, द्राक्षा, कदली, दाड़िम, ठीक है, कदली पत्र यानी केला। मधुर अम्ल रस होता है इसमें। शीतवीर्य है, प्रीणन, तर्पण, हृदय वाले होंगे क्योंकि खट्टे होते हैं। और वात पित्त शामक है। तेल वर्ग में तिल, सरसों का तेल, एरंड का तेल। व्यवाही विकासी वातग्न है, वातक तो होता ही है, त्वचा को बल देता है, सूक्ष्म एंड श्रोतोगामी है। इक्षु वर्ग में, इक्षु मीन्स शुगर केन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, इक्षु रस है, गुड़ है, शर्करा है, मधुरस है, तो ये तो आपको पता ही है। शीत है और ब्रहण है, कफवर्धक है, वृश्यवाधर है। ओल्ड गुड़ इज गुणकारी, वाओ, ओल्ड गुड़ इज गुणकारी। मध्य वर्ग में सुरासा वरिष्ठ आ जाएगा। ये कैसा होता है तो पता ही है, अम्ल कटु होता है, उष्ण तीक्ष्ण होता है, दीपन है, रोचन है और वात का फर का सेवन करता है। और ज़्यादा खाओगे तो अति सेवन से ओज का क्षय हो जाएगा। दुग्ध वर्ग की बात करते हैं तो जो 8 प्रकार के दूध हैं वो सब हो जाएंगे, और दूध से बने प्रोडक्ट्स लाइक तक्र, दही, नवनीत और घृत, ठीक है। अब ये क्या होता है, मधुर होता है, शीत होता है, जीवनी है, रसायन है और ओजोवर्धक है। आहार उपयोगी वर्ग मरीच यानी जो हम मसाले, इसमें ये क्या है, मसाले, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। मरीच, शुंठी, पिपली, जीरक, हिंगू, हरिद्रा। कटु तीक्ष्ण है, उष्ण है, अग्निदीपन है, आम का पाचन करता है, यूज होता है, आपको पता ही है, वो पढ़ते हैं ना, हिंगवाष्टक चूर्ण, जीरक चूर्ण और पिपली चूर्ण, शुंठी चूर्ण, ये तो सब उसमें पंचकोल में ही आ जाएगा, ठीक है। कृतान वर्ग क्या होता है, मंड, पेय, विलेपी, अवागु, ये सब हो जाएगा। ये क्या करता है, अग्नि, दीपन, तर्पण, लघु और श्रोत शोधन होता है। कृतान मत देखो, कृत यानी कृत और अकृत। कृत का मतलब है जो आप, जिसमें आप कुछ एक्टिव, जिसमें आप कुछ करते हो, जैसे कृतयुष और अकृतयुष में मैंने आपको बताया था कि कृतयुष में आप उसमें भगाड़ लगाते हो, जीरा का, हींग का और दालचीनी डालते हैं, ठीक है, जो भी डालते हैं, तो वो कृत है, यानी आप उसमें कुछ कर रहे हो। अकृत मतलब सिर्फ आपने वो दाल उबाल के रख दिया कि खा लो, तो वो हो गया बिल्कुल वैसा यूष, तो वो अकृत यूष है। तो कृतान में मतलब कुछ तो कर रहे हो, आप उसमें क्या कर सकते हो, आप मंड, पेया, विलेपी, अवागु, लाजा, सत्तू कुछ भी बना सकते हो। मांस वर्ग में जांगल, अनूप, जलचर, ये क्या होता है, मधुर रस होता है, मधुर रस ही होता है, गुरु होता है ना मांस। उष्ण शीत हो सकता है, डिपेंड, और ब्रहण मांस बलवर्धक तो होता ही है। जल वर्ग, गंगा जल, अंतरिक्ष जल, श्रित शीत जल, और ये क्या होता है, जीवनीय, तर्पण, हृदय, श्रवण और अग्निवर्धक, ये सब इसके प्रभाव रहते हैं। अब देखते हैं गट माइक्रोबायोम, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स इंपॉर्टेंट रहेगा याद करना। तो प्रोबायोटिक्स क्या होता है, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक लैक्टोबैसिलस एंड सैक्रोमाइसिस which when administered in adequate amount confer a health benefit on the host by colonizing the gut flora. Prebiotics क्या होता है, non digested food ingredients like oligosaccharides such as inulin and this like देखो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, प्रीबायोटिक्स स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ द बैक्टीरिया, ये स्टिमुलेट करते हैं, बट यहाँ पे लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही डाले जाते हैं। आए समझ में,
ये डिफरेंस इसमें है। फिजियोलॉजी क्या हो जाएगी, इंटेस्टाइनल बैरियर प्रिवेंट, ठीक है। शॉर्ट चेन पढ़ लेना, इम्यूनोमॉड्यूलेशन होता है। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव पढ़ लेना। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, इतना ज़्यादा बड़ा ये है, लेकिन चलिए। इसमें देखो मैंने आपको जब बताया था न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाले चैप्टर में ये बताया था, है ना। इनकी ये तीनों तो याद कर लेना कि ये 4 होता है, ये 4 किलो कैलोरी पर ग्राम देता है, ये 4 और ये 9 देता है, ठीक है। फैट ज़्यादा एनर्जी देता है, ये याद करना चाहो कर लेना। मैंने नहीं किया था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने तो नहीं किया था, ये याद नहीं किया था, ये ज़रूर किया था, ये किया था मैंने, लेकिन ये याद करना पता है। हाँ, मैंने विटामिन के याद किए थे, विटामिन के किए थे, ये नहीं किए थे। जो नहीं किया वो मैं कट लगा रही हूँ, कट लगाऊंगी तो आप भी नहीं करोगे, मैं सिर्फ बता रही हूँ। ये मैंने नहीं किया था, ये किया था कि इसका मेजर फूड सोर्स क्या है कि दालें हैं, दूध है, पनीर है, एग है, फिश है, मीट है, सोयाबीन है। आपको पता है कि प्रोटीन के लिए तो मरे फिर रहे हो सब। क्वाशियोर का मरासमस की बात मैंने की थी लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था इसमें एडिमा होता है, ठीक है, ये सब आपको पता है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या हो जाएगा, ये किससे मिलता है, सीरियल्स, राइस, व्हीट, मिलेट्स, ट्यूबर्स, फ्रूट्स, हनी से। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, थकान रहेगी, वीकनेस होगी, वेट लॉस होगा, मसल्स कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अब फैट्स की बात करते हैं, किस में मिलेगा, घी, ऑयल, नट, सीड, बटर में। और अगर ये नहीं होगा तो टोड स्किन, इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ये जैसे फ्रॉग की स्किन होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनकी डेफिशिएंसी भी आप में होने लगेगी। विटामिन, ये इनकी मात्रा मैंने याद की थी, तो ये सब याद कर लेना, ठीक है। ये मात्रा मैंने याद की थी। एडल्ट में 1000 है, और ये किस में मिलेगा, कैरेट, स्पाइनक, ठीक है। ये सब येलो फ्रूट्स में याद रख लेना, येलो फ्रूट्स में मिलता है विटामिन है, कैरेट में, स्पाइनक में, घी, लीवर, मिल्क। नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्थैल्मिया, बिटर स्पॉट्स, केरेटोमेलेशियस, ये सब आपको पता है, हाइपर केराटोसिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट जीरोफ्थैल्मिया हो जाएगा। एंड विटामिन B1 वेरी वेरी वेट एंड ड्राई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ड्राई में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, इसे याद कैसे करोगे, DRY के बाद में भी वाई आ रहा है, न्यूरोपैथी के बाद में भी वाई आ रहा है, तो इस तरह से याद कर सकते हो कि ड्राई में होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वेट में नहीं होती। बस इतना ही आपसे MCQ में पूछेगा, और ये वाला सिंड्रोम याद कर लेना कि B1 की वजह से। विटामिन C की बात कर, जो सारे विटामिन हैं मैंने आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाली वीडियो में बताया है। क्वाशियोर का मरासमस का डिफरेंस भी उसी में बताया, तो आप वहाँ से जाके पूरा देख सकते हो। इसकी मात्रा याद मैंने सबकी करी थी, ठीक है, विटामिन की। इसका भी हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स, पेटिकिया, वुंड हीलिंग नहीं होती है, ठीक है। कोलेजन सिंथेसिस यानी एंटी एजिंग होता है ना विटामिन से, अगर ये नहीं होगा तो आपकी एजिंग हो जाएगी, स्किन ख़राब हो जाएगी। विटामिन D रिकेट्स होता है चिल्ड्रंस में, और ऑस्टियोमलेशिया होता है एडल्ट्स में। ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराई है। आयरन में बात करते हैं तो एनीमिया हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, रिड्यूस इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। कैल्शियम की बात करते हैं तो टिटेनी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, मसल्स क्रैम्प्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसल्स में एक पूल होता है ना कैल्शियम का। इम्पेयर ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। आयोडीन में एंडेमिक गोइटर एंड क्रिटिनिज्म, ये सब हो जाता है। कहाँ मिलेगा ये आपको पता ही है, ये कहाँ मिलेगा, कैल्शियम मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, तिल जो होते हैं उसमें मिलता है, रागी में, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में। आयरन कहाँ मिलेगा, ग्रीन लीव्स में, और पता है गुड़ में मिलता है, डेट्स में मिलता है, मीट और लीवर में भी मिलता है। और विटामिन D तो आपको पता ही है, बाकी सब फोर्टिफाइड है ये, ठीक है। वरना तो ये मिलता है तो विटामिन D में, सॉरी धूप में है। बैलेंस डाइट एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन। अब बैलेंस डाइट की डेफिनेशन याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बैलेंस डाइट, द डाइट ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, फाइबर, जिसमें सब हो, हाईलाइट कर दूं। बैलेंस डाइट, अ डाइट कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड फाइबर इन करेक्ट प्रोपोर्शन, एडिक्वेट क्वांटिटी टू मीट द फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इंडिविजुअल। नेक्स्ट आता है वेरिएशन बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल स्टेटस। तो एज क्या है बच्चे की, चाइल्ड का हायर प्रोटीन, बच्चों में हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है, हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। एल्डर रिक्वायर्ड लो कैलोरी डेंसिटी बट हायर न्यूट्रिएंट डेंसिटी, इजीली डाइजेस्टेबल फूड की ज़रूरत उसे होती है। बॉडी वेट एंड एक्टिविटी,
जिनका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है और जिनका हैवी होता है उन्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, जो हैवी काम करते हैं उन्हें ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है, ठीक है। 2100 वर्सेस 3400, इस ये रेशियो याद कर लेना, ठीक है। 2100 और 3400 वाला, यानी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल वालों को 2100 चाहिए और हैवी वाले जो हैं उन्हें 3400 चाहिए। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी, यानी 350 एंड 520 लैक्टेशन। हायर प्रोटीन, देखो ये सब देते हैं हम, जो गर्भवती धात्री होती है ना उन्हें आयरन, कैल्शियम, फोलेट ये सब देना पड़ता है, प्रोटीन, ठीक है, उन्हें प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए। सोशल एस्पेक्ट क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल टैबूज, फूड इनसिक्योरिटी, अर्बन फूड कल्चर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन लिटरेसी, ठीक है, ये सारी बातें। फूड सेफ्टी, मिल्क हाइजीन एंड मीट सैनिटेशन। देखो फूड हाइजीन, सैनिटेशन एंड प्रिजर्वेशन अपनी बुक से भी एक बार पढ़ लेना, इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट में दिया है। सैनिटेशन ऑफ ईटिंग प्लेसेस, जहाँ पे आप खाना खा रहे हो, प्रॉपर वेंटिलेशन, वेक्टर कंट्रोल, पोर्टेबल वाटर सप्लाई एंड स्ट्रिक्ट वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म वहाँ पे होना चाहिए। फूड प्रिजर्वेटिव मैथड की थर्मल प्रोसेसिंग लाइक पास्चराइजेशन होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, डिहाइड्रेशन, सॉल्टिंग यानी नमक डाल के भी, शुगर डाल के, और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स एंड इरेडिएशन। फूड हैंडलर हाइजीन, फूड बॉर्न डिसीज़, ये सब आप एक बार पढ़ लेंगे कि वो क्या क्या होता है, इससे क्या क्या हो जाएगा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, पर्सनल हाइजीन, ये सब होना चाहिए। फूड बॉर्न डिसीज़, फूड एडल्ट्रेशन, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं बताती हूँ। एडल्ट्रेशन इन्वॉल्व इंटेंशनल एडिशन ऑफ इन्फीरियर सब्सटेंस। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि उससे कमतर, यानी उससे जो कम है उन्हें मिलाना, लाइक मेटानल येलो इन टर्मरिक स्टार्च इन मिल्क को मिलाना। ये क्या मतलब, उसकी जो क्वालिटी है मिल्क से कम है। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है एनरिचमेंट, उसे बढ़ाना, जैसे कि क्या होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मैंने आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स में बताया है कि आयनाइज साल्ट, विटामिन ए एंड डी फोर्टिफाइड मिल्क, यानी मिल्क में डाला जाता है विटामिन ए और डी। फॉलिक एसिड डाला जाता है व्हीट फ्लोर में। तो ये सब क्या होता है, फोर्टिफिकेशन, यानी एडल्ट्रेशन का मतलब है उसमें इन्फीरियर सब्सटेंस को डालना, और फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है अच्छे उसके क्वालिटी को बढ़ाना, अच्छे इंग्रेडिएंट्स को डाल के। मिल्क हाइजीन एंड पास्चराइजेशन मैं बता दूं, या मेरे चैनल पे है ना फुल वीडियो ऑन चैनल जिसका नाम है पास्चराइजेशन, ठीक है, पास्चराइजेशन के नाम से आपको मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे बहुत शॉर्ट में, तो शॉर्ट में बता रही हूँ। मिल्क का कंपोजिशन 87% वाटर, फैट 3.5 से इतना, लैक्टोज इतना, प्रोटीन 3.5, कैसीन एंड लैक्टोअल्बुमिन प्रोटीन होता है, याद कर लेना। मिनरल्स 0.7। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात हमने की है, सबकी कैसे कैसे होता है सब हमने बात की है। एटमॉस्फेयर डस्ट, वॉशिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, वो सारे मिल्क जैसे हैंडल किया जाता है वो सब कंडीशंस। मिल्क बॉर्न डिसीज क्या हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस, क्यू फीवर, टाइफाइड, साल्मोनेला, सोर थ्रोट। पास्चराइजेशन मेथड तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बार बार। तो होल्डर मेथड्स, यानी होल्ड करो 63-65 डिग्री सेल्सियस पर पकाओ दूध को 30 मिनट तक, और फिर कहाँ डाल दो, फ्रिज में। यहाँ पे 10 लिखा है, 5 मोस्टली 4 या 5 होता है, ठीक है। HTST यानी हाई टेम्परेचर लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, वो कितना होगा, 72 डिग्री तक पकाओ और 15 सेकेंड फिर एकदम से कूल कर दो 4 डिग्री सेल्सियस पे, और ये ज़्यादा यूज़ होता है। UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, कितना, 135 से 150, सिर्फ 1-2 सेकेंड के लिए, और फिर उसे पैक कर दिया जाता है। मीट हाइजीन भी पढ़ लेना कि क्या क्या होना चाहिए। फॉर्मुलेशन ऑफ पथ्य अपथ्य डिसऑर्डर्स क्या हो जाएगा, अगर आप जीवन शैली जो व्याधियाँ होती हैं वो क्या है, और उनका पथ्य और अपथ्य आहार क्या होता है। ओबेसिटी में पथ्य क्या होता है, पुराना यव, कोद्रव, मूंग, कुलथ, यानी जो रूक्ष है, जो कटु है, और जो वातवर्धक है, ऐसा आहार लेना चाहिए। लहसुन, छाछ, प्रचुर हरी सब्जियां देते हैं, ये बात याद रखेंगे कि हरी सब्जियों में बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं होते, तो इसलिए हरी सब्जियां कहा जाता है ओबेसिटी में, डायबिटीज़ में, और ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि नवीन चावल ये सब में क्या है, कार्ब्स है। डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात करते हैं तो यही सारी बातें हो जाएंगी। इसमें करेला खाने को आपको पता ही है, हरिद्रा, आंवले की पटोल, ये सब आपको पता है, जिसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, और ये सब नहीं खाना चाहिए। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में लहसुन और अर्जुन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लहसुन इसमें हमने बताया था, रसोन, अर्जुन अरिष्ट और रसोन अरिष्ट, ठीक है। ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हृदय रोग के लिए अच्छा माना जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स। ऐसे अम्ल पित्त की बात करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो, ठंडा, क्षीर, गोघृत, द्राक्षा, खजूर, नारियल पानी इंपॉर्टेंट है, पुराना शाली, मूंग दाल, और ये सब नहीं खाना चाहिए।
फूड रेगुलेशन की बात करते हैं तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की बात कर रहे हैं। कंसोलेशन वेरियस फूड लॉ ऑन द वन रेगुलेटरी बॉडी द FSSAI रेगुलेट मैन्युफैक्चरिंग। क्या रेगुलेट करता है? मैन्युफैक्चर, उसका स्टोरेज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सेल एंड इम्पोर्ट ऑफ फूड आइटम टू एंश्योर सेफ एंड होलसम फूड। अब ये क्या है कि आयुर्वेद आहार रेगुलेशन, ये मैंने किसी और वीडियो में बताया है कि सारे आहार लोगो इसमें आयुर्वेद आहार का लोगो होना चाहिए। इसमें क्या है कि आयुर्वेद आहार है, इसमें कोई भी चीज़ हम बाहरी भस्म में नहीं डालते। ये चीज़ यहाँ पे शायद नहीं है, रसशास्त्र में बताया मैंने। रेसिपीज डिस्क्राइब वही होना चाहिए जैसे कि शेड्यूल ए के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। मेडिसिन, कॉस्मेटिक, नार्कोटिक्स, मैंडेट्स लिस्ट, इसमें एक लोगो होना चाहिए। ये लोगो इंपॉर्टेंट रहेगा। आयुर्वेद आहार का लोगो होना चाहिए वर्टिकल इस तरह से, ठीक है। आपको ये पूरा पढ़ना है तो रसशास्त्र के किसी चैप्टर में, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं किस चैप्टर में, लेकिन मैंने रसशास्त्र में ये वीडियो बनाई है। डाइटरी सप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो दैट कंटेन वन और मोर विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड और हर्ब्स होते हैं। एर्गोजेनिक क्या होता है कि सब्सटेंस डिवाइसेस और डाइटरी प्रैक्टिस हैं, फिजिकल परफॉर्मेंस, स्टेमिना और रिकवरी लाइक क्रिएटिन एंड वे प्रोटीन, ये सब चल रहा है मार्केट में। कैफीन एंड बीटा एलेनिन। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? फूड कंपोनेंट जो कि मेडिकल हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं, इंक्लूडिंग प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज लाइक ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आते हैं। न्यूट्रीजेनोमिक्स स्टडी हाउ बायोएक्टिव फूड कंपोनेंट अफेक्ट जीन एंड जीनोम स्टेबिलिटी, किस तरह से अफेक्ट करता है। न्यूट्रीजेनेटिक्स जेनेटिक वेरिएशन अफेक्ट देयर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक डाइटरी न्यूट्रिशंस। ये तो इंग्लिश वाला है, सब आपको बताइए। मॉडर्न डाइटरी पैटर्न एंड इन्फ्लेमेटरी फूड्स की बात करते हैं तो डाइट मैंने तो कभी की नहीं है, ना मेरे से हो पाती है, तो इस वजह से मुझे इसकी नॉलेज भी ज़्यादा नहीं है और मैंने ये अपने एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं पढ़ा था, क्योंकि बहुत 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 रेयरली पूछा जाता है। तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैंने नहीं पढ़ा था एक्चुअली। इम्पैक्ट पढ़ लेंगे। इम्पैक्ट ऑफ कुकिंग प्रोसेस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, ये मैं बताऊंगी। आयुर्वेद के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी। तो संस्कारो ही नाम विशेष गुण अंतराधानम, या संस्कारो ही गुण अंतराधानम उच्यते, ये संस्कार का श्लोक है, याद कर लेना, रट आना। जहाँ भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि जहाँ गुण चेंज हो रहा है, यहाँ ये श्लोक लिख के आप आ सकते हो, कहीं भी फिट हो जाएगा ये श्लोक। चरक में आता है, रसशास्त्र में आता है, द्रव्य गुण में आता है और संस्कृत में भी आ गया। बॉइलिंग की बात करते हैं तो सॉफ्टन, बॉइलिंग क्या करता है कि सॉफ्टन्स कॉम्प्लेक्स स्टार्च एंड प्रोटीन, मेक फूड लघु, ब्रेक डाउन एंटी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। स्टीमिंग से क्या होता है, इसमें वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है सी बी बेटर देन बॉइलिंग व्हाइल मेकिंग स्टार्च इजीली डाइजेस्टेबल। अच्छा, सॉटिंग, तड़का, तड़के से क्या हो जाएगा, इसमें डिसॉल्व इन घी ऑयल होता है, एनहांस बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, डाइजेशन अच्छा करता है। एक्चुअली जो तड़के का मतलब होता है वो डाइजेशन को अच्छा करना ही होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें आपको पता ही है, विटामिन बी एंड एनहांस गट डाइजेस्ट। जो फर्मेंटेशन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है? गट के लिए, कि हमारी गट जो है वो सही रहे। कॉन्सेप्ट ऑफ विरुद्ध आहार, मैंने बच्चों से पूछा था कि विरुद्ध आहार, देखो मैं दिखाती हूँ कितने बच्चों ने यस और नो किया है। मैंने पूछा था आपसे कि विरुद्ध आहार रट लिए कि नहीं रटे, तो 30 बच्चों ने तो कर लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये 18 बच्चे जो है, और इन्होंने क्यों नहीं किया अब तक? कब करेंगे ये बच्चे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आप मजाक करते हो क्या मेरे साथ कि नहीं हम तो उल्टे ही चलेंगे, हम उल्टे ही चलेंगे, आप कुछ भी कहो। तो ये 18 बच्चे मुझे वैसे लगते हैं, तो इन्होंने वाकई कुछ नहीं पढ़ा, वाकई नहीं पढ़ा तो भाई बड़े बुरी बात है। और अगर पढ़ लिया है तो फिर मजाक कर रहे हैं तो फिर इतना ठीक है, और इन दो को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इन्होंने तो हाथ ही खड़े कर दिए। टाइप्स ऑफ विरुद्ध आहार की अब हम बात करते हैं, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो 18 प्रकार के होते हैं, इन्हें रट लो, इन्हें आएगा ही आएगा, चाहे वो संहिता से आए, स्वस्थ व्रत से आए, अगत तंत्र से आए, और एक कौन सा बचा, और कौन सा बचा, ठीक है, कहीं से भी आए लेकिन आ सकता है, ठीक है, उधर से आ जाए, द्रव्य गुण से आ जाए, आएगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आए। तो देश विरुद्ध की बात करते हैं तो जांगल और आनूप की बात करते हैं। तो जांगल देश में जो रहते हैं उनमें ऑलरेडी वात ज़्यादा होता है, तो वो फिर से तीक्ष्ण और रूक्ष खा रहे हैं तो वो क्या करेगा, बीमारी होगा ना। आनूप वाले में कफ वर्धक ऑलरेडी होता है, वो फिर भी स्निग्ध शीतल खाए तो उल्टा काम कर रहे हैं।
काल विरुद्ध क्या होता है, शीतकाल में शीतल भोजन, ग्रीष्म में ग्रीष्म का भोजन, ऐसे गलत है। अग्नि विरुद्ध मंदाग्नि वाले गुरु आहार खा रहे हैं, जिनकी तीक्ष्ण में वो लघु खा रहे हैं, तो ये गलत है। मात्रा विरुद्ध मधु और घृत को समान मात्रा में नहीं मिलाना चाहिए, विषैला होता है। साथ में विरुद्ध कटु का अभ्यास करने वाले शैशव जिन्हें मज़ा आता है कटु अभ्यास, जो कटु उष्ण खाने में, वो अब एकदम से मधुर खाने लगे, तो ये क्या हो जाएगा, साथ में विरुद्ध। दोष विरुद्ध जिस दोष की वृद्धि हो उसी दोष को बढ़ा, आपने कफ की वृद्धि है, कफ आहार जो कफ को बढ़ाते हैं वही आहार विहार का सेवन कर रहे हो, तो दोष विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध एरंड कास्ट से, हाँ ये वाला याद कर लेना, संस्कार, ये इससे एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है। अगर शॉर्ट नहीं आता तो एमसीक्यू ज़रूर बनेगा, और एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा। एक एससीक्यू आएगा, एक एमसीक्यू आएगा, किस पेपर में आएगा ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। एरंड कास्ट से, अगर आप एरंड की लकड़ी से ईंधन बनाकर हंस का मांस पकाओगे तो वो संस्कार विरुद्ध है। मधु को गर्म करना, यानी जो शहद है उसे कभी गर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो विषैला हो जाता है, तो ये संस्कार विरुद्ध है। वीर्य विरुद्ध की बात करते हैं, शीत और उष्ण एक साथ का सेवन करना, लाइक दूध एंड मछली। कोष्ठ विरुद्ध आपका क्रूर कोष्ठ है, फिर भी आप अल्प और मृदु मात्रा में खा रहे हो। मृदु कोष्ठ है तो तीक्ष्ण रेचक, सॉरी रुको, कोष्ठ विरुद्ध क्या कह रहे हैं, क्रूर कोष्ठ है आपका, तो आप उसमें अल्प मृदु मात्रा तथा मृदु कोष्ठ वाले तीक्ष्ण रेचक देना। हाँ, तो मृदु कोष्ठ वालों को तीक्ष्ण रेचक थोड़ी दिया जाता है, क्रूर कोष्ठ वालों को अल्प मृदु नहीं दिया जाता। अवस्था विरुद्ध, मृदु कोष्ठ जो होता है वो पित्त की वजह से होता है ना, तो पित्त वालों को ये थोड़ी देना चाहिए तीक्ष्ण और रेचक द्रव्य है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अवस्था विरुद्ध की बात करते हैं, अतिश्रम पश्चात वातवर्धक। अवस्था, आपने अभी अतिश्रम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, और वातवर्धक ही फिर आपने आहार का सेवन कर लिया, तो कैसे काम चलेगा। निद्रा के पश्चात आपने फिर से कफवर्धक आहार कर लिया, तो कैसे काम चलेगा, उल्टे काम है ना दोनों। क्या आपने वातवर्धक किया फिर वातवर्धक ही खाना खा लिया, तो नहीं खाना चाहिए। रक्षरम विरुद्ध की बात करें तो शौच मूत्र त्याग के बिना भोजन करना, या तीव्र भूख में भोजन ना करने के पश्चात भोजन करना, ठीक है। तो आपको भूख अब लग रही है, बाद में आप भोजन करो, ये क्या है, क्रम विरुद्ध है भाई, अभी भोजन करो, काम बाद में होगा। परिहार विरुद्ध क्या करते हैं, वारा मास के पश्चात उष्ण द्रव्य का सेवन, कॉन्ट्राइंडिकेशन है ये, ठीक है, ये चीज़ याद कर लेना। उपचार विरुद्ध घृत सेवन के पश्चात शीतल जल पीना, जो कि नहीं पीना चाहिए, है ना, घी जम जाएगा फिर आपके पेट में, चर्बी बन जाएगा फिर। पाक विरुद्ध क्या, ये मजाक था, ठीक है। पाक विरुद्ध की बात करते हैं तो अधपका भोजन या ज़्यादा जला नहीं खाना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेगा याद करना। संयोग विरुद्ध आपको पता है कि अम्ल रस के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। हृदय विरुद्ध की बात करते हैं, जो मन को अच्छा ना लगे वो नहीं पीना चाहिए, देना चाहिए, खाना चाहिए। संपद विरुद्ध क्वालिटी की बात करें, अपरिपक्व रसहीन या सड़े गले द्रव्य, इंपॉर्टेंट रहेगा याद करना, ठीक है। विधि विरुद्ध क्या है, एक होकर ना खाना। देखो विधि, रूल्स ऑफ ईटिंग जैसे हमने पढ़ाई थी, विधि विधान वाला, उष्णम स्निग्धम वाले सारे इसमें यहाँ पर आ जाएंगे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन आप पढ़ लेंगे, इसमें मैं क्या बताऊँ। डिसीज प्रिवेंशन थ्रू अवॉइडेंस, इंपॉर्टेंट पता है क्या रहेगा। आचार्य चरक के अनुसार विरुद्ध आहार के निरंतर सेवन से कुष्ठ होता है, अंधत्व होता है, विसर्प होता है, जल उदर होता है, उन्माद होता है, भगंदर होता है, षंडता होती है, प्रमेय होता है, और मर भी सकते हो। तो इसीलिए निदान परिवर्जन प्रधान चिकित्सा होती है। क्या, इमीडिएट सिसेशन ऑफ इनकम्पेटेबिलिटीज, यानी प्रधान चिकित्सा क्या है, निदान परिवर्जन। फिर शोधन करो, वमन विरेचन कराओ, और शमन, और साथ में ग्रेजुअल हैबिट, पादांशिक क्रम, यानी ऐसा नहीं है कि एकदम आपने सारी चीज़ें छोड़ दी, नहीं, धीरे 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 उसकी चिकित्सा होती है। तो ये चिकित्सा इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ विरुद्ध आहार। आपने अगर विरुद्ध आहार कर लिया है तो निदान परिवर्जन सबसे पहले करो, यही इसकी प्रधान चिकित्सा है। फिर शोधन करो, फिर शमन और रसायन का सेवन भी आप लिख सकते हो। 4th रसायन हो जाएगा ना, यहाँ पे लिखूंगी मैं, 4th इज रसायन। तो ये था प्यारे बच्चों पूरा चैप्टर आपके आहार स्वस्थ व्रत का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।